नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। अपने काम के बूते लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं के चहेते मगर बड़बोले स्वभाव के चलते नेतृत्व की आंखों का कांटा बन चुके नितिन गडकरी पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए। वहीं मोदी के बाद योगी की बात उठने के बावजूद योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं दी गई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 77 साल के बीएस येडियुरप्पा को बोर्ड में जगह दी गई क्योंकि कर्नाटक चुनाव सिर पर हैं। चुनाव समिति में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और भूपेंद्र यादव उसके सदस्य बनाए गए। ये सारे बदलाव नई बीजेपी की नई दिशा और नई दिशा बताने के लिए काफी हैं। इन बदलावों के कई बड़े राजनीतिक मतलब भी हैं और कई बड़े संदेश भी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नितिन गडकरी की। आखिर उनके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। नितिन गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। योगी आदित्यनाथ नहीं आए हैं और नितिन गडकरी मुखर माने जाते हैं, उनका पत्ता काट दिया गया। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते वो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, लेकिन अब उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। आप जानते हैं कि नितिन गडकरी आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर जहां है वहीं से वो बीजेपी के सांसद भी हैं और साथ ही पूर्व अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिली थी। और आपको बता दें कि अभी पूर्व अध्यक्ष ऐसे दो हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल हैं, यानी कि अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्हें बोर्ड में शामिल किया गया मगर गडकरी को बाहर कर दिया गया। इसीलिए गडकरी को हटाने का जो फैसला है उसे काफी चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। एक नया चौंकाने वाली बात जो इसमें देखने को मिली वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं मिली है। यूपी में जीत दिलाने के बाद माना जा रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कि उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह देकर उनका जो कद बढ़ा है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा पार्टी में और इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व स्थापित करने का संदेश भी जाता अगर योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिलती, लेकिन उन्हें इसमें जगह नहीं दी गई है। इसके साथ साथ एक और जो चौंकाने वाली बात हुई है वो है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। योगी के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान की भी छुट्टी कर दी गई। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप एक सीएम को रखते यानी शिवराज सिंह चौहान को रखते और योगी को नहीं रखते तो सवाल उठता कि आपने एक को रखा है दूसरे को क्यों नहीं रखा, इसलिए उन्हें भी हटा दिया गया। और शिवराज को आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी काट के तौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई थी। इसके अलावा एक जो बड़ा कद बढ़ा है वो है बीएस येडियुरप्पा का, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका जलवा बरकरार है, बीजेपी को उनकी सख्त जरूरत है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि कर्नाटक में वो ताकतवर लिंगायत समुदाय के वोट उनके पास होते हैं और इसलिए बीजेपी को उनके वोटों की जरूरत है। और यही कारण है कि चाहे 75 पार होने के बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया, 75 पार होने के बावजूद उनको सीएम भी बनाया गया, लेकिन 77 साल के येडियुरप्पा को बीजेपी ने यहां केंद्र में जगह दी है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। इसके अलावा चुनाव समिति की अगर बात करें जो कि सांसदों के, विधायकों के, एमएलसी के टिकट तय करती है, इसमें देवेंद्र फडणवीस के अच्छे दिन वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको केंद्र में चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। आप जानते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था, इससे इनके पर कतरे गए, इस तरह का संदेश गया था, लेकिन बाद में इन्हें वित्त और गृह दो बड़े ताकतवर मंत्रालय दिए गए और अब चुनाव समिति में भी जगह देकर इनका जो पुराना कद है उसको वापस दिलाने की कोशिश पार्टी की ओर से की गई है। केंद्रीय चुनाव समिति में शहनवाज हुसैन, बीजेपी का अकेला मुस्लिम चेहरा, इन्हें चुनाव समिति से हटा दिया गया है और इनकी किस्मत इसलिए भी खराब है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये बिहार में मंत्री पद से भी हट चुके हैं क्योंकि बीजेपी का रिश्ता नीतीश कुमार से टूट चुका है। अब पार्टी में ना तो कोई सांसद, ना ही कोई मंत्री और ना ही पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद पर कोई मुस्लिम बचा है शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के जाने के बाद, यानी मुसलमानों का कोई टोकन प्रतिनिधित्व भी नहीं है। हालांकि बीजेपी कहती है कि अल्पसंख्यकों को हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया है। और भूपेंद्र यादव जो हैं उनका कद बढ़ा है चुनाव समिति में, उन्हें चुनाव समिति में जगह मिली है। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र यादव। बिहार और महाराष्ट्र दो प्रमुख राज्यों की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव संभाल चुके हैं। इसके साथ ही ओम माथुर जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और जब मोदी सीएम थे गुजरात के तब ये बीजेपी के गुजरात प्रभारी थे, इन्हें भी चुनाव समिति में जगह दी गई है।
और अभी इनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तब कहा गया था कि ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए या फिर गवर्नर की पोस्ट के लिए दावेदार हैं, लेकिन फिलहाल इनको सक्रिय राजनीति में रखा जा रहा है चुनाव समिति में जगह देकर। सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक तरह का बलिदान दिया था क्योंकि असम के मुख्यमंत्री थे, पार्टी को दोबारा सत्ता में लाए, लेकिन इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ दी थी, तो इस बलिदान का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। शाह के करीबी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके लिए इन्होंने कुर्सी खाली की थी और अब इन्हें संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। ये पूर्वोत्तर की नुमाइंदगी बोर्ड में कर रहे हैं। इसी के साथ संसदीय बोर्ड में जाति और क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। उत्तर भारत से 4 नेताओं को बोर्ड में जगह मिली है, दक्षिण और पश्चिम भारत से 3-3 नेताओं को और पूर्वोत्तर से 1 को जगह देकर बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। बीजेपी के इतिहास में पहली बार है कि दक्षिण भारत से 3-3 नेता संसदीय बोर्ड में हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 4 ओबीसी हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 1 राजपूत पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। इसके अलावा 1 वैष्णव, 1 अल्पसंख्यक और 1 अनुसूचित जाति जनजाति से 1-1 सदस्यों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई है। तो इस तरह से बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने संगठन को दुरुस्त करते हुए कई संदेश देने का प्रयास भी किया है। आखिर ये संदेश किस तरह के हैं और क्या इनका सीधा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें किस तरह से लेंगे, क्योंकि गडकरी को हटाना क्या उन्हें रास आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपके हिसाब से सबसे बड़ा संदेश क्या है इस पुनर्गठन का? देखिए, सबसे बड़ा संदेश है नितिन गडकरी को बाहर करना। नितिन गडकरी नागपुर के बहुत करीब माने जाते हैं, संघ के नेतृत्व के बहुत करीब माने जाते हैं। एक टाइम था जो उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया था, हालांकि हाल में ऐसा नहीं रहा है। लेकिन इससे लगता है कि आज के संदर्भ में नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार के ही नेता नहीं हैं, भाजपा के अनचैलेंज नेता हैं और आरएसएस के अनचैलेंज नेता है। एक हाइपोथेटिकल मैं सवाल करूंगी। आज अगर ऐसा संघ में होता नहीं है जो मैं कहने जा रही हूँ, लेकिन आज अगर आरएसएस कार्यकर्ता से पूछा जाए कि संघ की एग्जिस्टिंग लीडरशिप और मोदी की एग्जिस्टिंग लीडरशिप के बीच में आपको चुनना है तो आप किसके साथ रहेंगे खड़े? मुझे लगता है जवाब होगा नरेंद्र मोदी के साथ। वैसे हाइपोथेटिकल नहीं नीरजा जी, ये बात तो खैर स्थापित है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मोहन भागवत से बड़े हैं और अगर वो आरएसएस में ही रहते तो शायद सरसंघ चालक की भूमिका भी उन्हीं के पास होती। लेकिन जो आपने गडकरी की बात की है, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूपी में चुनाव जीता गया, हमने देखा कि जब जश्न मनाया गया तो योगी का नाम उस तरह से नहीं लिया गया। एक तरह से जीत का श्रेय योगी को नहीं देने का प्रयास भी किया गया और अब उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह न मिलना, क्या ये जानबूझकर कैसा किया गया है? मुझे लगता है कि योगी का उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना इतनी शानदार, हालांकि नरेंद्र मोदी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लीडर को इतना पावरफुल नहीं होने दिया जाए। अपने अपनी जगह रहें, काम करें। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनको तो पोस्ट मोदी ईरा में एक भावी प्रधानमंत्री की तरह देखा जा रहा है। कई सेक्शंस में, आरएसएस के सेक्शन में भी, भाजपा के सेक्शन में, हालांकि अमित शाह का उस रोल के लिए भी देखे जाते हैं, लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं होना एक बहुत बड़ी चीज है। योगी आदित्यनाथ यूपी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा पावरफुल नहीं होने देना और यूपी में रहिए। तो नेशनल रोल में थोड़ा सा वो जो संदेश जा रहा है, अभी वो सोचा नहीं जा रहा है, ये संदेश है। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके बारे में हाल के दिनों में ये कहा जा रहा था, एक नई नजरों से उनको देखा जा रहा है, उनका भी नहीं होना। और सोनोवाल को वहां रखना एज अ काउंटर, राजनाथ सिंह को रखना एज अ काउंटर टू योगी आदित्यनाथ, फेलो ठाकुर हैं, यूपी से हैं। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। ओवरऑल सिग्नल क्या है? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, डोमिनेटिंग रोल, और उनकी जगह उनके तो पास भी कोई नहीं है इस समय। जाते जाते नीरजा जी, देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी बता दीजिए कि क्या उनका जो कद घटा था डिप्टी सीएम बना करके, क्या उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश की गई है? देखिए, वो सही है, उनका कद घटा था, उनके पर कटे थे, जब नंबर 2 पोजीशन लेनी पड़ी थी, उनको कंपेल किया गया था। आज उसकी भरपाई देख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत भरपाई, और उनको दिया जा रहा है कि आपने अग्री किया
तो आप यहाँ इस बॉडी में रहेंगे। तो आपने ठीक कहा था अपने कमेंट्री में कि उनका सितारा धीरे धीरे थोड़ा बुलंद हो रहा है। आखिर में क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल खतरे की घंटी है। अगले साल उनको क्या सीएम के रोल में प्रोजेक्ट किया जाएगा, एक सवाल बन गया है आज के रिशफल के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी आपका, संक्षेप में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझाने के लिए कि आज का ये जो पुनर्गठन किया गया है बीजेपी संसदीय बोर्ड का, चुनाव समिति का, इसका आखिर राजनीतिक निहितार्थ क्या है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे रोहिंग्या को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठनी। रोहिंग्या को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। आपने बीजेपी पर देश भर में रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अभी देखिए मजे की बात ये देश के गृह मंत्री अमित शाह, पहले गाली दी इन्होंने पीडीपी को कि पीडीपी ने रोहिंग्या बसा दिए, और फिर पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ सरकार के दौरान भी इन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से नहीं निकाला, और आज की तारीख में भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं को निकाल नहीं पाए हैं। इन्होंने उनको वहीं पे बसा रखा है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए, किन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, किस तरह से वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो घुसपैठिए हैं उनको एमएचए की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।